हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें हम पिछली क्लास में भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम भारत के अपवाह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत के अपवाह अर्थात या अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक, सबसे पहले मित्रों हमें अपवाह एवं अपवाह तंत्र की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। प्रमुख शब्दावलियों के, भारत के प्रमुख अपवाह तंत्रों की चर्चा करने से पहले हम प्रमुख शब्दावलियों की उनकी पारिभाषिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपवाह किसे कहते हैं? ठीक है, अपवाह निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को, ठीक है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। ठीक है मित्रों, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल के प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को ही, ठीक है, इन वाहिकाओं के जाल को, ठीक है, इन वाहिकाओं के जाल को ही क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है तथा इन वाहिकाओं के जाल को ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ अपवाह तंत्र एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल जब बहा करके लाती है तो वह कहलाता है उसका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। ठीक है, एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशिष्ट क्षेत्र, ठीक है, एक विशिष्ट क्षेत्र जिससे नदियां अपना जल बहा करके लाती है। एक विशिष्ट क्षेत्र से, ठीक है, क्या करती है? नदियां अपना जल बहा करके लाती है, क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है। क्या? नदियां। ठीक है, नदियां एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर के लाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बहाकर लाती है वह कहलाता है उसका जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, एक नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है? जिन जिन क्षेत्रों से नदियां जल प्राप्त करके लाती है वह विशिष्ट क्षेत्र उस नदी का क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, मतलब एक नदी या नदियां एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है वह उसका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। एवं जब एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां ठीक है, ये मिलकर के एक मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियां मिलकर के किसी एक क्षेत्र से या किसी क्षेत्र से क्या करती है?
जल लेकर के आती है, उस क्षेत्र को उसका क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अपवाह द्रोणी। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करते हैं। जैसे कि उदाहरणार्थ कोई एक मुख्य नदी अपने उद्गम स्थान से यहाँ से निकल करके क्या कर रही है? अपवाहित क्षेत्र में अपना जो बहाव क्षेत्र ढाल के अनुरूप जो नदी बह रही है उसी के समाना या उसकी सहायक नदियाँ या उप सहायक नदियाँ ढाल के अनुरूप बहते हुए जिन जिन क्षेत्रों से जल लेकर के आती है, ठीक है, इस प्रकार से जल लेकर के आती है, तो यह संपूर्ण भाग इस नदी का क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया कहलाता है। ठीक है, और जब मुख्य नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ जो अपवाह क्षेत्र है, इन नदियों के अपवाह क्षेत्र को, जैसे ये संपूर्ण क्षेत्र है, इसके अपवाह क्षेत्र है ये, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती है? अपवाह द्रोणी कहलाती है। ठीक है, अपवाह द्रोणी कहलाती है। ठीक है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, ठीक है, जैसे यहाँ से नदी निकल रही है, अब यहाँ पर यह मुख्य नदी का उद्गम स्थान यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहीं से एक दूसरी नदी निकल रही है, ठीक है, यहीं इसके आसपास से जैसे दूसरी नदी निकल रही है, और यह नदी निकल करके क्या हो रही है? दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है, दूसरी तरफ बह रही है। यह नदी दूसरी तरफ बह रही है और यह नदी दूसरी तरफ। इन दोनों ही नदियों की दिशा क्या है? बहने की, मतलब इनका जो जल ग्रहण करने के पश्चात जो नदियाँ अपने उद्गम स्थान से निकलती है, वह नदियाँ उद्गम स्थान से निकल कर के विसर्जन के लिए या जहाँ पर जा रही है, उनकी दिशाएं दोनों की अलग हो जाती है, विपरीत दिशाओं में बहने लगती है। उनके बीच की जो ये सीमा है, ये ऊपर उठा हुआ भूभाग है, ये क्या कहलाता है? जल विभाजक कहलाता है। जल विभाजक कहलाता है। ठीक है, जल विभाजक या फिर जल संभर भी कहते हैं इसे। जल विभाजक या जल संभर कहते हैं, वाटर शेड एरिया, ठीक है, जल संभर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है मित्रों, मतलब एक ही स्थान से जब दो नदियां अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है और उसके बीच का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जो उन नदियों को दिशाओं के मार्ग में परिवर्तन कर देती है, अर्थात दोनों नदियां आप अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है, वह ऊपर उठा हुआ भूभाग ही क्या कहलाता है? जल विभाजक क्षेत्र या जल संभर वाटर शेड कहलाता है। ठीक है, अब बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, ठीक है, यहाँ पर जो बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है, बड़ी नदियाँ, इनके जल ग्रहण क्षेत्र को तो क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी। नदी द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, जबकि छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, छोटी नदियाँ एवं जो नाले बहते हैं, छोटी नदियाँ एवं नालों का अपवाहित क्षेत्र का अपवाहित क्षेत्र, ये क्या कहलाता है मित्रों? जल संभर कहलाता है। जल संभर कहलाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ ये भी समझा जा सकता है इस प्रकार से भी कि जो बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, एक विशाल अपवाह क्षेत्र वाले नदियों को, बड़ी नदियों के एक विशाल क्षेत्र वाले अपवाह क्षेत्र को तो नदी द्रोणी कहा जाता है, और छोटी नदियाँ, नाले का जो आकार होता है, इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो ये
छोटे आकार वाली नदी द्रोणी, छोटे आकार वाली नदी का अपवाह क्षेत्र तो क्या कहलाता है? जलसंभर। और बड़े आकार वाले नदियों का जो अपवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नदी द्रोणी कहलाता है। ठीक है, अर्थात नदी द्रोणी का छोटा रूप ही क्या कहलाता है? जलसंभर कहलाता है। ठीक है मित्रों, आगे है मित्रों, ये किस प्रकार से बहती है और कौन कौन से अपवाह प्रतिरूप बनाती है। ठीक है, और भारतीय अपवाह द्रोणी के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, देखते हैं एक बार। देखिए मित्रों, जब ये नदियाँ बहती है तो नदियाँ बहने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर कई प्रकार के प्रतिरूपों का निर्माण करती है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र के साथ कई प्रकार के अपवाह प्रतिरूप बनते हैं। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, जो जिनमें मुख्यतः 4 प्रकार के अपवाह प्रतिरूप क्या हैं, मुख्यतः होते हैं। वो कौन कौन से हैं 4 प्रकार के अपवाह प्रतिरूप? देखिए एक बार, देखिए मित्रों, मुख्य अपवाह प्रतिरूप में सबसे पहला है वृक्षाकार अपवाह है। वृक्षाकार अपवाह है। ठीक है, वृक्षाकार अपवाह है या डेंड्रेटिक अपवाह है। ठीक है, डेंड्रेटिक अपवाह है। इंग्लिश वर्जन में भी इन्हें पता होना चाहिए इनका। डेंड्रेटिक ड्रेनेज। ठीक है, तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र में हिमालय से जो आने वाली नदियां हैं, ठीक है, हिमालय से आने वाली नदियां बंगाल की जो गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, हिमालय से आने वाली मुख्य नदियां जैसे गंगा नदी है, इस गंगा नदी एवं इसकी मुख्य सहायक नदियां तथा प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियां क्या करती है? इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप बनाती है। जैसे गंगा नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहीं से यमुना नदी इसके समानांतर बहते हुए आगे इलाहाबाद में, ठीक है, गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार से अन्य इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब इनकी उप सहायक नदियां भी है। तो इस प्रकार इन सहायक एवं उप सहायक नदियों के माध्यम से जो अपवाह प्रतिरूप बनता है, ठीक है, जो एक पेड़ के तने की शाखाओं के अनुरूप हमें क्या होता है? दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार की जो आकृति का जो अपवाह प्रतिरूप बनता हुआ दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? अपवाह वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियां एवं प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियां यह प्रतिरूप बनाती है, वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है, जिसमें छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर के क्या होती है? एक विशाल जलधारा का निर्माण करती है। ठीक है, एक विशाल जलधारा का निर्माण करती है। ठीक है, ये सभी सहायक एवं उप सहायक नदियाँ अपना जल क्या करती है? अंत में गंगा नदी में यह मुख्य जलधारा में लेकर के मिल जाती है। इससे एक विशाल जलधारा का निर्माण होती है और एक विशाल नदी तंत्र का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वृक्ष के तने की आकृति में जो इन नदियों के मुख्य नदी एवं उसकी सहायक और उप सहायक नदियों के माध्यम से जो एक वृक्षाकार आकृति के रूप में जो दिखाई देती है, जो तंत्र दिखाई देता है, वो कौन सा अपवाह प्रतिरूप कहलाता है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि गंगा नदी है, एग्जाम्पल गंगा नदी, गोदावरी नदी, ठीक आदि। गंगा और गोदावरी नदी से उनकी सहायक एवं उप सहायक नदियों के माध्यम से इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अगला है इसके बाद में
अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, ठीक है। अरीय प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप अर्थात रेडिकल, ठीक है, रेडियल, रेडियल ड्रेनेज, ठीक है। अरीय प्रतिरूप यह एक ही उद्गम क्षेत्र से निकल करके विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, प्रवाहित होते हुए क्या करती है, इस प्रकार के प्रतिरूप बनाती है। जैसे कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ से नदियाँ निकल करके इस तरफ भी बह रही है, इस तरफ भी जा रही है, मतलब अलग अलग दिशाओं में जो नदियाँ बह रही है, ठीक है, एक ही क्षेत्र से, ठीक है, किसी एक ही उद्गम क्षेत्र से निकल करके नदियाँ क्या हो रही है, विभिन्न दिशाओं में बह रही है, ठीक है। यहाँ से नदियाँ अलग अलग दिशाओं में बह रही है, ठीक है, जैसे ये अलग अलग धाराओं में, ठीक है। तो यह नदियाँ क्या कहलाती है, अरीय प्रतिरूप, ठीक है। इस प्रकार का प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है, या फिर अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण करती है, ठीक है। जब नदियाँ अपने एक ही उद्गम स्थान से निकल करके क्या होती है, अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है, वह नदियाँ किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है, अरीय प्रतिरूप बनाती है। अरीय प्रतिरूप को ही अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय प्रतिरूप भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कैलाश पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। कैलाश पर्वत से कौन सी नदी निकल रही है, सिंधु नदी, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। दोनों ही नदियां एक स्थान से, एक ही पर्वत से इनका उद्गम होता है। सिंधु नदी जो कि अरब सागर की ओर जल ले जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है। दोनों ही विपरीत दिशाओं में बहती है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो प्रतिरूप बनता है वो किस प्रकार का प्रतिरूप बनता है, अरीय प्रतिरूप। उसी प्रकार से अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है, नर्मदा, ठीक है, और सोन नदी, ठीक है, सोन नदी। तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी के रूप में जाकर के गंगा नदी के द्वारा वहाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाती है, तथा नर्मदा नदी क्या होती है, इधर अरब सागर की ओर जल लेकर के चले जाती है। तो दोनों ही नदियों का अपवाह क्या है, एक विपरीत दिशाओं में है। यह दोनों ही नदियाँ अलग अलग स्थानों पर जल विसर्जित करती है। तो इस प्रकार इन स्थानों से निकलने वाली नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और सोन जैसी नदियाँ क्या करती है, अरीय प्रतिरूप का निर्माण करती है, ठीक है मित्रों। अगला है मित्रों अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ठीक है। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप सेंट्रीपिटल, इसमें मित्रों ठीक उसी का विपरीत होगा। अरीय प्रतिरूप में तो क्या है, नदियां एक स्थान से निकल करके, किसी एक स्थान से निकल करके क्या हो रही है, जल अलग दिशाओं में ले जा रही है, अर्थात अलग अलग दिशाओं में बहते हुए अलग स्थानों पर नदी का जल विसर्जित होता है। जबकि इसी का विपरीत है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में बहुत सी नदियां अपने अपवाह मार्ग से एक ही निम्नवर्ती क्षेत्र में आकर के क्या करती है, विसर्जित होती है, ठीक है। किसी एक ही निम्न क्षेत्र में आकर के क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। जैसे उदाहरणार्थ सांभर झील है, ठीक है। यहाँ पर सांभर झील में मंथा नदी, रूपनगढ़, ठीक है, रूपनगढ़ का नाला, खारी, खंडेला, ठीक है, ये सभी नदियाँ आकर के कहाँ पर मिल रही है, सांभर नदी में आकर के गिर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक निम्नवर्ती क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से बह कर के आने वाली नदियाँ किसी एक निम्नवर्ती क्षेत्र में आकर के क्या करती है, अपना जल पहुँचाती है।
वह नदियाँ अपना जल पहुँचाती है या अपना जल विसर्जित करती है, ऐसी नदियाँ क्या कहलाती है? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाती है। अर्थात अलग अलग स्थानों से निकल करके आने वाली नदियाँ किसी एक स्थान पर एक निम्नवर्ती क्षेत्र में आकर के गिरती है, वे नदियाँ किस प्रकार का प्रतिरूप बनाती है? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बनाती है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण करती है। ठीक है मित्रों, अगला है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा, ठीक है, जालीनुमा प्रतिरूप। देखिए मित्रों, जालीनुमा प्रतिरूप में क्या होती है? हिमालय से जो नदियाँ आती है, हिमालय से आने वाली नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र में क्या होती है? आपस में मिलते हुए, जैसे पर्वतीय क्षेत्र से आपस में मिलते हुए क्या कर देती है? इस प्रकार से मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। इसमें नदियाँ क्या करती है? पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके आपस में एक दूसरे से आकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है और एक जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। ठीक है, आगे मित्रों, इस प्रकार से जो मुख्य अपवाह प्रतिरूप की बात थी कि नदियां जो अपने अपवाह क्षेत्र से निकल करके अपवाह के माध्यम से क्या करती है? अलग अलग प्रकार के प्रतिरूप निर्मित करती है, जो कि उस क्षेत्र की दृश्यता के आधार पर आधारित होते हैं। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से यह प्रतिरूप है। इसके अलावा कई प्रकार के और प्रतिरूप बनाते हैं, जैसे खंडित प्रतिरूप, अंतःप्रवाही प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप एवं परवर्ती अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप जो जैसे कि उदाहरणार्थ हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व से ही जो नदियाँ बह रही है, ठीक है, वो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व से ही जो नदियाँ बह रही है वो पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी तंत्र और सतलज नदी, तो ये क्या हो रही है? हिमालय से पहले से, हिमालय की उत्पत्ति से पहले से ही बहने वाली नदियों के रूप में जानी जाती है, जो कि पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। ठीक है, और अनुवर्ती या परवर्ती अपवाह प्रतिरूप जो कि हिमालय के निर्माण के उपरांत, हिमालय की उत्पत्ति के बाद में बहने वाली नदियाँ, ठीक है, जो कि एक ग्लेशियर के पिघलने के कारण से क्या होती है? उत्तर के विशाल मैदान में बह कर के आती है। ऐसी नदियाँ क्या कहलाती है? अनुवर्ती अपवाह वाले या परवर्ती अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। जैसे कि उदाहरणार्थ गंगा नदी है, ठीक है, जो कि हिमालय की उत्पत्ति के बाद में ग्लेशियर के पिघलने से बहती है। ठीक है, आगे है मित्रों, आगे मित्रों देखिए, भारत में उद्गम और विसर्जन के आधार पर, उद्गम एवं विसर्जन, उद्गम एवं विसर्जन के आधार पर इन नदियों को या अपवाह को दो प्रकार से बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें उद्गम के आधार पर, पहला उद्गम के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, दो भागों में, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से
निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो ये उद्गम के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती है ये क्या होती है, बारहमासी होती है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी अर्थात नित्यवाही, ठीक है, वर्ष भर बहने वाली नदियाँ होती है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नित्यवाही अर्थात हमेशा बहती रहती है, ये कहलाती है वर्ष भर बहने वाली नदियाँ। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो क्या है, मौसमी नदियाँ, मौसमी नदियों के रूप में बहती है, अर्थात वर्षा काल के दौरान वर्षा का जल लेकर ही ये नदियाँ क्या होती है, बहती है, ठीक है। अब ये बारहमासी नदियाँ अगर उपयोग की दृष्टि से देखते हैं तो बारहमासी नदियाँ क्या है, यह कृषि सिंचाई एवं नहर निर्माण के लिए उपयोगी है। ये कृषि सिंचाई एवं नहर निर्माण, ठीक है, नहर निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक, महत्वपूर्ण है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ये वर्ष भर नहीं बह करके मौसमी नदियाँ होती है, केवल वर्षा काल के दौरान बहती है और यह जल विद्युत निर्माण के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है, जल विद्युत निर्माण हेतु के लिए अनुकूल होती है, ठीक है। ठीक है, जल विद्युत निर्माण के लिए अनुकूल मानी जाती है। वैसे इनसे भी जल विद्युत निर्माण होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांश जल विद्युत निर्माण के लिए ही अनुकूल मानी जाती है, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कृषि सिंचाई एवं नहर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। अब है दूसरा, विसर्जन के आधार पर। देखिए मित्रों, विसर्जन के आधार पर विसर्जन के आधार पर इन्हें विसर्जन के आधार पर भी भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है, विसर्जन के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है मित्रों, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की ओर जो गिरने वाली नदियाँ हैं ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, अर्थात एक ही जलधारा में न अपने विसर्जन स्थान पर एक मुख्य धारा के रूप में जाकर के न गिरने हुए ये क्या करती है, अपने उस समाप्ति स्थान पर जहाँ पर जल नदियाँ जाकर के विसर्जित होती है उस स्थान पर यह अनेक जलधाराओं के रूप में बहते हुए क्या होती है,
नदी सागरों में या दूसरी नदियों में क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है, अर्थात खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और अरब सागर की तरफ जल ले जाने वाली नदियां होती है, ये अधिकांशतः क्या होती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी बनाती है, यह ज्वार नदमुख एस्चुरी है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है मित्रों, विसर्जन के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ तथा अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। ठीक है, इसमें बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से यह भारत के जो अपवाह तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, इनके बारे में हमने जो चर्चा की। अब आगे अपवाह तंत्र, भारत के प्रमुख अपवाह तंत्रों के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जिनमें बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां और अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली प्रमुख नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल जो टॉपिक होगा हमारा वह होगा हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।